कि क्वाड मीटिंग जो है वो हो रही है और वो हो रही है जापान में, जिसमें सारे क्वाड पार्टनर जो हैं वो मिल रहे हैं। जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड। जब जी क्वाड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हम्म। हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जापान के जो कशीदा है वो वहां पे जी। होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे। ये 4 वो ममालिक हैं जो कि बेसिकली एक समझ लें कि एक एंटी चाइना जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है बेसिकली, जिसमें वो इंडो पैसिफिक में अपनी जो एंगेजमेंट्स बढ़ा रहे हैं ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट जो उनके हैं। तो वहां पर क्वाड का इजलास हो रहा है, और इसी दौरान चाइना ने साउथ कोरिया के अंदर, ये नॉर्थ एशिया है, यानी नॉर्थ वेस्ट एशिया है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट एशिया है ये सारा, यानी जापान और साउथ कोरिया है ना, तो ये ऊपर है, ये साउथ चाइना सी तो नीचे है ना, तो साउथ चाइना सी तो आसियान मुल्क वगैरह उन सबसे वो मिल चुके हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, और वो फिनलैंड और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, क्योंकि वो दोनों नेटो में आना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे, लेकिन उसमें टर्की को इतराज़ है, लेकिन टर्की का इतराज़ खत्म हो जाएगा क्योंकि टर्की का मामला तय हो जाएंगे और वो F-35 तैयारों के ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इशू ये है कि इस दौरान वो जो साउथ चाइना सी है, अब 4 इश्यूज वहां पे प्रॉब्लम है। नंबर 1 ताइवान। ताइवान। ताइवान सबसे बड़ा इशू, ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो जापान टेंशन में आ रहा है, क्योंकि 90% ट्रेड वो ताइवान के इर्द गिर्द जो पानी है वहां से, उन ठीक पानियों है। से होती है। नंबर 2, इसी विजिट के दौरान दूसरी सबसे अजीब बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि आप जब साउथ कोरिया में होंगे और जापान में होंगे तो नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा करेगा। तजुर्बा करेगा। ठीक है। आपको खुशामदीद कहने के लिए कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, आपको सलामी देने के लिए, वो जो है वो नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फिर फेंकेगा, वो जो कहीं हवाई शवाई के आसपास गिरता है जाके, वो अमेरिका के इंटर कॉन्टिनेंटल अक्सर ये करता है कॉन्टिनेंट, सर नॉर्थ उन कोरिया। इस साल इतने तजर्बे किए हैं। अच्छा, ये एक नई टेंशन हाँ। कि देखें ना, वो मतलब आप साउथ कोरिया में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, सर के ऊपर से एक मिसाइल गुजर के जा रहा है, वो आप ही के मुल्क की तरफ जा रहा है, यानी अमेरिका की तरफ। और फिर तीसरा इशू करल आइलैंड्स का। करल आइलैंड्स वो हैं जो जापान और रशिया के दरमियान दूसरी जंग अजीम में करल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, और फिर टेंशन बढ़ी है, यूक्रेन वहां डिस्कस होने जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो जो बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में बड़े इवेंट जन्म ले रहे हैं। यहां पर अब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकान, मैन मेड क्राइसिस। सर बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है और खूबसूरती ये है इस सारे प्रोसेस की, ये सारे के सारे मुल्क चाइना के बेहतरीन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। भले अमेरिका हो, भले चीन हो, भले इंडिया हो, भले ऑस्ट्रेलिया हो, जापान की थोड़ी और पोजीशन है, लेकिन वो भी जो है वो अच्छी उनका, क्योंकि हिस्टोरिकली लड़ाइयाँ हुई हैं चीन के साथ और बहुत कुछ हुआ हुआ। तो ये एक सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जो है वो जाहिर बात है वो एक एक ऐसा पार्टनर है वेस्ट का और वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो कि बेसिकली जिसको नया मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वेस्ट रीड नहीं कर पा रहा इंडिया को, और वो रीड इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज नॉर्मली दे हैव नॉट अंडरस्टूड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर वन वे और दी अदर। वो इसलिए नहीं रीड कर पाया बिकॉज वो समझते रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका वो स्टेटस नहीं था, क्योंकि इंडिया उतना इकोनॉमिकली इंगेज नहीं था। इंडिया जो है वो उसका एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट नहीं था, जो कि ऑब्वियसली अभी तो वो है एक इम्पैक्ट, और वो सारी दुनिया वो समझ रही है कि ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ उन वैल्यूज पे नहीं चलना चाहता जो वेस्ट उन्हें सेल कर रहा है। वो कौन सी वैल्यूज हैं? वो इंडिया जो है वो एक और फ्रेमवर्क में चलना चाहता है। इंडिया जो है उसको वेस्ट कह रहा है कि कॉमन वैल्यूज पे आओ। कॉमन वैल्यूज क्या हैं? आओ अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ें, और डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ें, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया कहता है ये मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन अपने एक सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से करूंगा, मैं डिक्टेटेड एनवायरनमेंट में नहीं करूंगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। सो इंडिया ने इसी वजह से जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में उसमें अब्सटेन किया और उसको कंडेम भी नहीं किया। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि आप हमारी न्यूट्रलिटी जो यूक्रेन पे है उसको समझें।
ये इंडिया का कॉन्टिन्यूसली एक स्टेटस आ रहा है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, लेकिन इंडिया वैल्यूज नहीं चाहता। वो वैल्यूज नहीं चाहता जिसकी बेस के ऊपर अमेरिका और यूरोप कनेक्टेड था। इंडिया कहता है ये जो मेरी वैल्यूज हैं, दे विल गो विद माय नेशनल इंटरेस्ट, with my political objectives, with my political environment and with my जो सोशो पोलिटिकल कल्चरल जो उनकी वैल्यूज हैं और जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है ना, तो कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज सम कॉर्नरस्टोन इन अ फॉरेन पॉलिसी, जिसे हम बेसिकली जो स्टूडेंट्स फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ फॉरेन पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के केस में और इंडिया के केस में अगर आपने फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि किन बेसिस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी बनती है, तो आप कहेंगे यार पाकिस्तान के केस में जी आपकी हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी इकोनॉमी है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके डिटर्मिन करते हैं कि आप फिर देन पाकिस्तान के केस में रिलीजन है, मुसलमान है, इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री है। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर कोई मुल्क जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। वेस्ट इंडिया को उन चीजों पे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है वो तो फ्री फ्लो है ना हर चीज का, वो बादर बिदर आजाद एक मुआशरे हैं। तो हमारा यहाँ पे निजाम थोड़े डिफरेंट है। सो इंडिया उस चीज की लिवरेज उठा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन जारी बात है, बायलैटरल मीटिंग्स भी उधर होनी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये किस तरह चीजें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में वो करेगा। इंडिया आपको पता है नॉन अलाइंड रहा, न्यूट्रल रहा कोल्ड वॉर में। जो इंडिया की जो पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी है, जैसे मैंने जो डेमोक्रेसी है और जो उनका एक अपना एक इंक्लूसिवनेस का फ्रेमवर्क है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी। चाइना का जो राइज है और जो वो एक डिफरेंट है, और इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे आया है। इंडिया जिस तरह अमेरिका यूरोप के साथ एक और कंडीशन फ्रेमवर्क में आया था, इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ एक और फ्रेमवर्क में जाना चाह रहा है, और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क है जिसमें अगर अमेरिकन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं तो आए करें। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट जो है अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मिलिटरीली सपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं जरूर आए। सो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जारी बात है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को जारी बात है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखती है, मैरीटाइम पर्सपेक्टिव में देखती है, एक टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव में देखती है। और जो क्वाड है ये बेसिकली तो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है जिसको बेसिकली यूएस ने प्रोपगेट किया और बाकी सब ममालिक भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। और लेकिन जो इंडिया है वो कह रहा है कि नहीं, हम रशिया के ऊपर आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन मीनवाइल इंडिया ने अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो अगर वो 100 में से 67% जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट अगर रशिया से कर रहे थे, तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके समवेयर अराउंड 40-45% पे ले आए हैं। और उन्होंने वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसको उन्होंने मेंटेन कर लिया एक और फ्रेमवर्क में, वो कहीं और ले गए हैं उसको। सो ये मतलब कि उन्होंने अपने बायर्स जो हैं वो बढ़ा लिए हैं। सो इसलिए वो रशिया के साथ खड़े हुए हैं वहां पे, नॉट इन अ सेंस कि वो रशिया को किसी की तरह सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो रशिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं। मीनवाइल जो रिसेंटली अगर आपने नोट किया है, मॉनिटर किया, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का जो यूरोप का ट्रिप था रिसेंटली, बेसिकली वो जो ट्रिप था वो नरेंद्र मोदी ने एक ट्रिप जो किया वो बेसिकली उन्होंने एक मैसेज दिया वेस्ट को। और वो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाए, और वो जो फिशर्स थे, वो जो डिवाइड थी जो अमेरिका और यूरोप के बीच है, उस डिवाइड का फायदा उठाया। और वो डिवाइड क्या है जिसमें अमेरिकन जो हैं वो क्वाड पार्टनर बन जाते हैं, क्वाड पार्टनरशिप बनाते हैं, बट दे बाईपास the Europeans. That is why इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में इन तमाम ममालिक, यूरोपीय ममालिक के साथ बायलैटरल ताल्लुकात बना रहा है। चाइना को ये दिखा रहा है देखो मैं क्वाड में हूं, मैं यूरोप के साथ बायलैटरल हूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिका की और यूरोप की वो जो एक सर्द जंग चलती रहती है वो उसको अंदर भी वो उसको वो कर रहे हैं,
सो ये चीजें हैं, सो इसीलिए उन्होंने फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो रिसेंटली बड़े बढ़ाए हैं। सो इंडिया जो है वो अपना एक बैलेंसिंग चाहता है, भले वो रशिया हो, एक हाथ वो अपना रशिया में चाहते हैं, दूसरा हाथ वो यूरोप में चाहते हैं, तीसरा हाथ वो अमेरिका को देना चाहते हैं। तो वो अपने हाथ जो हैं, अगर वो 2 हाथ हैं, तो वो अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। सो और इस चीज को उन्होंने यूरोप को, और इस चीज को उन्होंने पर्टिकुलरली अमेरिकन्स को रियलाइज कर लिया है। और इंडिया जो है वो यूरोप के साथ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। जब डेनमार्क और जाएगा और उधर जाएगा तो वहां पे जो है वो बात करेगा जी कि हमें तो इंडिया के साथ आप इंगेज करें। और वहां पे भी इकोनॉमी की बात करेगा, अपना 2030 एजेंडा बताएगा और बहुत सारी चीजें करेगा।